हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत संसाधन एवं उपयोग अर्थात भूगोल का। आज की इस वाले वीडियो में हम इसके अध्याय पहला का खंड ख जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने इसके पहले अध्याय एवं इसके पहले अध्याय का खंड का अर्थात प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन एवं उपयोग का अध्ययन किया था। आज के इस वाले वीडियो में हम जल संसाधन के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए तथा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लर्निंग वीडियो तथा बिहार बोर्ड के सभी नोटिफिकेशन और हर एक एग्ज़ाम के ओरिजिनल पेपर को हम एग्ज़ाम से पहले ही प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा अध्याय है ख। इसका क्या नाम है? जल संसाधन अर्थात वाटर रिसोर्सेज। ठीक, इसमें हम इसके प्रमुख तथ्यों को आपको बताते जाएंगे, आप उसे कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब चूँकि इस पाठ का नाम ही है जल संसाधन अर्थात इसमें हमें जल के बारे में अध्ययन करना है कि जल ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्षति है, कम हो जाएगा तो उससे भी क्षति है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू में दिया है वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा गया होगा या इसके विषय में सुना होगा टीवी अखबार पर। आपने 2008 के कोसी नदी में आए बाढ़ के बारे में सुना होगा, उसने बहुत क्षति पहुंचाया था बिहार के उत्तरी भागों में। उसी के बारे में इसमें दिया है कि बिहार जब जल प्रलय रूप से होता है तो उससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है हमें। फिर है विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी से ही हुआ है। मतलब विश्व में जितनी भी सभ्यता हैं वह सब नदी घाटी से उनका शुरुआत हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इत्यादि। यानी कि फिर है आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल का विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रही है। मतलब आधुनिक औद्योगिक युग में जल विद्युत पैदा करने लिए बहुत उपयोगी हो रही है। मतलब कह रहा है यहाँ पे जब जल ज़्यादा हो जाता है तभी मानव को क्षति होती है, जब जल कम भी हो जाता है तो तभी मानव को क्षति होती है, और जब जल अपने लेवल पर रहता है तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। मतलब हमारे पृथ्वी का एक 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, जिसका अधिकांश जल लवणीय है अर्थात उन जल को हम पी नहीं सकते। वह सागरों महासागरों में स्थित है, और जो पीने लायक जल है वह जल सतही अपवाह और भूमिगत जल के स्रोत में उपस्थित है। मतलब वह भूमि के अंदर है या अपवाह के रूप में है। फिर यहाँ दिया है कि जल का निवारण निर्बंध गति से होता है। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है। जब आपसे पूछा जाएगा कि जल कौन सा संसाधन है तो आप बोलिएगा जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। फिर आपसे पूछेगा कि जल पृथ्वी की सतह पर जल कितना भाग है, तो 3/4 भाग स्थित है। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है कि जल के स्रोत। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, वह क्यों? क्योंकि इसके 3/4 भाग यानी अधिकतर भागों पर जल है। अब चूँकि जल का रंग थोड़ा नीला टाइप का होता है, इसीलिए हमारा पृथ्वी का भी रंग नीला हो जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह जीवों की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोतों विविध रूप में पाए जाते हैं। भारत में पृथ्वी पर जल 4 स्रोत से पाए जाते हैं। पहला भूपृष्ठीय जल, फिर दूसरा भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। तो इनके बारे में हम समझ लेंगे आगे। फिर नीचे है कि
जल भंडारों को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रहण केंद्र है। इसी कारण इसे जलधि की संज्ञा दी जाती है। सबसे बड़ा जल संग्रहण का केंद्र क्या है? तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रहण का केंद्र है, इसीलिए इसे जलंधि भी कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ नोट फैक्ट है, क्या आप जानते हैं विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागर में ही पाया जाता है। मात्र 2.5% ही अलवणीय मृदु जल है। मतलब विश्व में जितना भी जल है उसमें बस 2.5% जल ही अलवणीय है, जिसको हम पी सकते हैं। बाकी सब जल महासागर में स्थित है 96.5%। ठीक, फिर हम चलेंगे आगे। तो आपने पीछे जो 4 जलों के स्रोत पढ़ा, उनमें से इनमें इस बुक में 2 स्रोत दिए हैं, भूपृष्ठीय जल एवं भूमिगत जल। तो चलिए इधर इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। तो भूपृष्ठीय जल का क्या परिभाषा होगा? तो यहाँ पे है कि भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले भूपृष्ठीय या भूराधातलीय जल कहलाते हैं। वैसा जल जो भूमि के पृष्ठ पर पाया जाता है, जो भूपृष्ठीय पाए जाते हैं। जैसे में इसमें आपका हो जाएगा नदी, नाले, झील, तालाब, ताल, तैलीय इत्यादि। ये सब आपके क्या हैं? भूपृष्ठीय जल। फिर है भूमिगत जल। भूमिगत जल क्या है? तो जल वर्षा जल के धरातलीय क्षेत्र के रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। मतलब यह क्या कहना चाह रहा है? इसके नाम से ही लग रहा है भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर पानी वाला जल। जब वर्षा होता है तो उस वर्षा का जल भूमि पर रिस के मतलब थोड़ा करके भूमि में चल जाता है, ज़मीन के अंदर चल जाता है। तो जैसे आप कल खोदने के लिए जब आप गड्ढा करते हैं या कुआं बनाने के लिए आप गड्ढा करते हैं तो उसमें पानी निकल जाता है, तो वह सब भूमिगत जल ही है, जो वर्षा के जल रिस के ज़मीन में चल जाते हैं, तो वही भूमिगत जल हो जाते हैं। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगफल रहता है, अर्थात दोनों माध्यम में जल रिसकर बड़े मात्रा में भूगर्भ एकत्रित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया एकत्रित जल भौम जल से जानी जाती है। ठीक, फिर यह तो था आपका जल के स्रोत। अब है हमारा जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन का वितरण अब हमारा अगला टॉपिक है। तो इसमें है कि विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो यह पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। मतलब पृथ्वी में स्थित अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को कल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को छल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न एक बनता है कि दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो कल गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध को छल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर यहाँ एक नोट है कि विश्व की कुल मृदु जल का लगभग 75% अटलांटिक, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ रूप में उपलब्ध है। मतलब विश्व में जितना भी जल है उसका 75% या तो महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड या पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में है, जो हमारे लायक नहीं है। और बाकी जो 25% है वह जल स्वच्छ है, जिसे हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। ठीक, फिर नीचे है कि भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी निवास करती है, और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% सौ जल ही उपलब्ध हो पाता है। मतलब विश्व की आबादी का भारत में जो निवास करती है 16% विश्व की आबादी का, परंतु उसके लिए बस पर्याप्त जल, विश्व का बस 4% जल ही पर्याप्त होता है 16% आबादी के लिए। यानी 4 गुना जहाँ यहाँ जितना जल है उसका 4 गुना यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष
4000 घन किलोमीटर जल वर्षण के तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग भारत के 3 बड़ी नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती हैं। मतलब भारत में जितना भी जल है भूपृष्ठीय, मतलब भूमि के ऊपर पाए जाने वाले जल, उसका 2/3 भाग तो 3 नदियां भारत की जो हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वही हमारी पूर्ति करती हैं 2/3 भाग भारत की आबादी के लिए। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत से हो रहा है। जिसकी जल भंडारण की क्षमता 174 अरब घन मीटर हो गई है, जो देश के स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे जो भंडारण क्षमता थी जल की वह 18 अरब घन मीटर थी, लेकिन अब 174 अरब घन मीटर हो गई है। सोचिए हमारा देश कितना विकसित हो रहा है। विकसित तो अभी नहीं हुआ, अभी विकासशील देश हमारा धीरे धीरे विकसित होगा। भारत की स्थलीकरण स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग पाया जाता है, जो कुल भारत के जल का 32% है। मतलब भारत में अन्य बाधाएं स्थलीकरण स्वरूप इत्यादि से बस 690 अरब घन मीटर जल ही उपयोग हो पाता है, जो भारत के कुल जल का 32% ही बस है। बाकी सब किन अन्य कारणों द्वारा वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हम भी कहते हैं और हमारी सरकार भी कहते हैं कि जल को बचाइए, लेकिन सब कोई कहता ही है, कोई करता नहीं है। सब कोई जहाँ 1 जग पानी से नहा सकते हैं वहाँ 7 जग पानी डालेंगे तब नहाते हैं। फिर नीचे है कि उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता के अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है। इसमें जल भंडारण करने की क्षमता 97% है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्योरा निम्न सारणी इतना में दिया है। देखिए यहाँ एक सारणी दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें भारतीय नदियों का अनुसार पृष्ठीय जल एवं भूमिक जल का विवरण दिया हुआ है, जिसमें दिया है नदी का जितना अपवाह होता है उसमें कितना उपयोग होता है एवं कितना उसमें अनुपयोग होता है, मतलब उसका बर्बादी होता है। तो आगे हमें जल संसाधन के उपयोग का अध्ययन करना है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की इस वाले वीडियो में हमने जल संसाधन का विवरण, जल के स्रोत एवं जल संसाधन के बारे में समझा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इसी के आगे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।